हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग मैप वर्क करने वाले हैं। बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर मैप वर्क का वीडियो अपलोड क्यों नहीं हुआ है। तो एक्चुअली शेड्यूल बिजी था, इस वजह से वो पीडीएफ बना नहीं पा रहे थे। लेकिन फाइनली जो है से कि 4 to 5 आवर स्पेंड करने के बाद आपको प्रॉपर पीडीएफ बना लिए हैं। और पीडीएफ बन चुका है तो अब वीडियो भी बना रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले अगर मैप वर्क की अगर बात कर लिया जाए तो मैप वर्क जो है बोर्ड में कितने नंबर का पूछा जाता है। तो बोर्ड में आप लोगों को 5 मार्क्स का मैप वर्क देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस 5 नंबर में जो 2 नंबर का जो मैप वर्क रहेगा आपको हिस्ट्री से रहेगा, और 3 नंबर का जो मैप वर्क रहेगा वो ज्योग्राफी से रहेगा। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2024 का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो लास्ट क्वेश्चन आपका मैप वर्क ही होता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए फर्स्ट 2 जो मैप वर्क है वो हिस्ट्री का है। 2 places A and B have been marked on the given political outline map of India। और इसको जो है कि आइडेंटिफाई करना है। पहला क्या है, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द शॉर्ट लॉ। और सेकंड प्लेस क्या है, द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927। तो ये जो 2 मैप वर्क है, ये 2 मैप वर्क जो है कि हिस्ट्री से है। हिस्ट्री का मैप वर्क थोड़ा आसान है। हिस्ट्री में टोटल 8 जगहों का नाम आप लोगों को याद करना है, और 8 प्लेस का नाम अगर याद कर लेते हैं उसमें से 2 आपको आ ही जाएगा, और हिस्ट्री का मैप वर्क कंप्लीट हो जाता है जल्दी से। लेकिन अगर जियोग्राफी की अगर बात कर लिया जाए तो जियोग्राफी में थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, इसमें हालांकि टोटल 4 आते हैं, और इस 4 में से 3 को ही जो है से कि आपको लोकेट करने के लिए होता है। लेकिन इसमें एक फिक्स है। वो एक फिक्स कौन सा है, तो डैम वाला फिक्स है कि एक डैम पूछा ही जाता है, एक डैम को लोकेट करने के लिए आता ही है। ठीक है, तो 3 नंबर तो आपको बिल्कुल ही जल्दी से क्लियर हो जाएगा। कुछ कंटेंट को आप याद कर लीजिएगा, 3 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी का कुछ फिक्स नहीं है। ये बाकी जो 3 रह गए इसमें फिक्स नहीं है। कभी देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूछा हुआ है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछे जाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट पूछा जा सकता है। यहाँ पर सी पोर्ट्स भी हो सकते हैं। देन आयरन और माइन को लोकेट करने के लिए दिया जा सकता है, कोल माइन हो गए, और ऑयल फील्ड्स भी दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा फिक्स नहीं है, और इन 3 नंबर को करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा कंटेंट को याद करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट तो हर एक तरह के होते हैं। कुछ तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको जितना भी जो है चीज़ें दे दीजिए वो याद कर लेते हैं। पर जो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा याद करने में मुश्किल होती है। तो जो बच्चे साधारण हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे कि हिस्ट्री का जो 8 प्लेस है उसको याद कर लेंगे, और उसको याद करने के बाद फिर वो डैम वाला याद कर लेंगे, और ये याद करने के बाद बाकी को याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हिस्ट्री से जो मैप वर्क है, हिस्ट्री से सिर्फ चैप्टर 2 से ही मैप वर्क आता है। चैप्टर 1 से कोई मैप वर्क नहीं आता। चैप्टर 1 से कोई मैप वर्क नहीं है। ठीक, हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 2 से ही आप लोगों को मैप वर्क देखने को मिल जाता है। और हिस्ट्री में जो चैप्टर 2 से है, तो जो 3 जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है जिसको लोकेट करना है, लाइक कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन और मद्रास सेशन। ठीक है, उसके बाद 3 सत्याग्रह मूवमेंट को लोकेट करने के लिए आता है। महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरुआती दौर में जो 3 सत्याग्रह मूवमेंट चलाए गए हैं उसको लोकेट करने के लिए आता है। चंपारण हो सकते हैं, खेरा हो सकता है, अहमदाबाद हो सकता है। उसके बाद 4th नंबर में आपका हो गया अमृतसर, जहां जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, और फिर दांडी, जिस जगह पर पहुंचकर गांधी जी सॉल्ट टैक्स को एबोलिश किए थे।
तो A8 मैप ही जो है वो हिस्ट्री से है और सिर्फ चैप्टर 2 से है। A8 मैपों को अगर कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर यहीं पर जो है से कि क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को देख लेते हैं। लाइक 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 सेशन हुए हैं, एक सितंबर में हुआ है और एक दिसंबर में हुआ है। ठीक है, सितंबर में जो सेशन हुआ है वो आपको कलकत्ता में हुआ है। ठीक है, और जो दिसंबर में जो सेशन हुआ है वो नागपुर में हुआ है। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 से शुरू होता है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो प्रपोजल है वो प्रपोजल कलकत्ता सेशन में जो कि सितंबर में हुआ है 1920 के सितंबर में, वहां पर पेश किया गया था और लोगों को मतलब बाकी जो दूसरे लीडर थे, दूसरे लीडर को राजी किया जा रहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम लोगों को क्या करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। तो कलकत्ता सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रपोजल को इंट्रोड्यूस किया गया था और वहाँ उस पर डिबेट और डिस्कशन हुए थे। ठीक है, तो कलकत्ता सेशन में हो गया। अगर नागपुर सेशन की बात कर लिया जाए जो कि 1920 में ही हुआ है लेकिन दिसंबर में हुआ है, इस सेशन में क्या किया गया, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो प्रपोजल था उस प्रपोजल को एडॉप्ट कर लिया गया। मतलब कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अब हम लोग शुरुआत करेंगे। और देखिए यही कारण है दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रपोजल को एडॉप्ट कर लिया गया और जनवरी 1920 से जो है से कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो गई। ओके, तो ये 2 सेशन हो गए। उसके बाद मद्रास सेशन जो कि 1920 सेशन में हुए हैं। तो मद्रास आपको कहाँ पर है, तमिलनाडु के बिल्कुल ही नॉर्दर्न पार्ट में है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ था, मद्रास सेशन जो कि 1927 में हुआ था। तो 1927 में साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन ब्रिटेन में बन गया था और साइमन कमीशन जब ब्रिटेन में बना तो यहाँ पर जो लीडर थे और जो लोग थे उनको पता चल गया कि देखिए इसमें 7 मेंबर है और जो 7 के 7 मेंबर हैं वो अंग्रेज है, इसमें कोई भारतीय नहीं है। तब विरोध करने के लिए जब ये सेशन मद्रास सेशन हुआ तो साइमन कमीशन आएगा तो इसको विरोध किया जाएगा। तो विरोध करने के रिगार्डिंग जो प्रपोजल है वो प्रपोजल मद्रास सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया और उस पर डिबेट और डिस्कशन हुआ कि साइमन कमीशन अगर इंडिया में आता है तो हम लोग इसको विरोध करेंगे। ठीक है ना, और 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आया भी और उसको विरोध भी किया गया। साइमन गो बैक की नारे लगाए गए। ओके, तो ये हो गया मद्रास सेशन जो कि 1927 में हुआ। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ये 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन है जो लोकेट करने के लिए आ जाते हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या है। तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले शुरुआती दौर के जो 3 सत्याग्रह मूवमेंट हो गए। पहला सत्याग्रह मूवमेंट वो चंपारण में चलाए थे, फिर जो है से कि खेरा में चलाए थे और जो है से कि फिर जो है से कि वो अहमदाबाद में चलाए थे। तो इन 3 सत्याग्रह मूवमेंट को जो है से कि लोकेट करने के लिए या इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंपारण, तो चंपारण कहाँ है, चंपारण तो आपको पता ही है। तो चंपारण आपको बिहार में, ठीक है, चंपारण इज लोकेटेड इन बिहार। और चंपारण में जो चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट हुआ है वो क्यों हुआ है, ये चीजें भी शायद आप लोगों को पता हो कि यहाँ पर इंडिगो की प्लांटेशन कराई जाती थी, नील की खेती करवाई जाती थी, किसानों को फोर्स किया जाता था कि नील की खेती करो और बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता था। नील की जो खेती होती थी तो नील को अंग्रेज बहुत कम दामों पर परचेज कर लेते थे। सॉइल की फर्टिलिटी रेट बहुत तेजी से जो है कि डाउन हो जाती थी, खराब हो जाती थी। तब महात्मा गांधी आते हैं और जो है कि इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट यहाँ पर एक सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं और अंग्रेज फिर जो है कि इंडिगो प्लांटेशन को चंपारण में खत्म कर देता है। ओके, तो चंपारण में जो सत्याग्रह मूवमेंट हुए हैं वो क्यों हुए हैं इस चीज को भी याद रखिएगा। यहाँ पर कॉजेज को याद रखिएगा, ज्योग्राफी में भले ही नहीं याद रखिएगा
लेकिन ए जो 3 और ए जो 2 और हो गए, ये क्यों हुए हैं इसको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन के पैटर्न को दिखाएंगे। उसके बाद खेरा, तो खेरा आपको कहां पर है? खेरा गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में है, और दांडी भी गुजरात में है। ठीक, तो उसके बाद खेरा, तो खेरा में भी जो आंदोलन हुआ है वो किसानों के लिए ही हुआ है। यहाँ पर क्रॉप फेलियर की सिचुएशन हो गई थी, क्रॉप जो है से कि फेल हो गए थे, और उस समय नियम ये था कि जो मान लीजिए कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा, उस एक एवरेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का अगर 1/4 प्रोडक्शन नहीं होता है, तो वैसे सिचुएशन में सरकार के नियम ये थे कि सरकार जो है कोई भी एग्रीकल्चरल टैक्स को वसूल नहीं करेगा। और 1917 में खेरा में यही चीज हुआ था, 1917 में खेरा में यही चीज हुआ था। तो चूंकि उस समय क्रॉप फेलियर की सिचुएशन बन गया था, तो जो किसान थे वो किसान टैक्स देने से मना कर रहे थे, लेकिन सरकार जो है वो टैक्स वसूलना चाह रहा था, क्योंकि इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहे थे, तो उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इस वजह से वो टैक्स को माफ़ करने के लिए रेडी नहीं था। तो फिर गांधी जी आते हैं और इन किसानों के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उसको लीड करते हैं, और फाइनली अंग्रेज को जो है से कि झुकना पड़ा और एग्रीकल्चरल टैक्सेस को माफ करना पड़ा। तो ये हो गया सत्याग्रह, जो सत्याग्रह मूवमेंट दैट वाज गोइंग टू बी हैपन इन खेरा। तो खेरा और चंपारण में जो मूवमेंट चले हैं वो किसानों के लिए चले। उसके बाद अगर अहमदाबाद की बात कर लिया जाए तो अहमदाबाद भी ठीक इसके बगल में ही है। अहमदाबाद में जो आंदोलन चले हैं ये आंदोलन कॉटन मिल वर्कर के लिए चला है। यहाँ पर क्या सिचुएशन था, तो जो वहाँ पर मिल थे या फैक्ट्री थे, तो उस समय प्लेग नाम की बीमारी हो गई थी। ओके, तो प्लेग नाम की बीमारी होने के कारण जो लोग थे वो मिल और फैक्ट्री को छोड़कर गांव वाले रीजन में जा रहे थे, अपने घर वापस जा रहे थे। तब जो मिल ऑनर थे, मिल ऑनर ने ऑफर दिया, उन्होंने वेजेज को इंक्रीज कर दिया, 50% इंक्रीज करने का ऑफर दिया, और सारे जो वर्कर जो काम कर रहे थे उनके वेजेज को, सैलरी को 50% इंक्रीज कर दिए। लेकिन जब प्लेग खत्म हुआ तो जो मिल ऑनर थे, मिल ऑनर फिर से पुरानी वेजेज को देने के लिए बोल रहे थे कि जो पहले वाला जो पेमेंट है वही देंगे। लेकिन जो वर्कर थे, वर्कर का कहना यह था कि चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो चाहते थे कि उतना ही पेमेंट मिले जो उनको मिल रहा है। तब फिर गांधी जी यहाँ भी आते हैं। ओके, ये 1917 के ही आसपास तीनों मूवमेंट हुए हैं। ये जो तीनों सत्याग्रह, 2 सत्याग्रह मूवमेंट और एक वर्करों के लिए जो आंदोलन हुए हैं वो 1917 के ही आसपास हुए हैं। तो गांधी जी यहाँ भी आते हैं, और आने के बाद जो है इन कॉटन वर्कर का जो आंदोलन चल रहा था उसको लीड करते हैं। और बात हो रही थी, फिर जो है मिल वर्कर 20% देने के लिए रेडी हुआ, और जो वर्कर थे वो 50% की डिमांड कर रहे थे कि नहीं 50% इंक्रीजमेंट मिलना चाहिए। फाइनल जो नेगोशिएशन होता है वो 35% पर होता है। तो 35% इंक्रीजमेंट के साथ इन लोगों को जो है से कि पेमेंट दिया जाता है। तो ये हो गया अहमदाबाद। ओके, नाउ अमृतसर, तो अमृतसर इज हेयर। अमृतसर आपको पंजाब में है, और अमृतसर वाले प्लेस में जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ है। और जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में तो आपको पता ही है कि 13 अप्रैल को हुए हैं, 13 अप्रैल 1919 को ये इंसिडेंट हुआ है कि जालियांवाला बाग में कुछ लोग गैदर थे, और उसमें से जो कुछ लोग आए थे वो गवर्नमेंट के रिप्रेसिव मेजर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, तो कुछ लोग जो है कि एनुअल बैसाखी फेयर में अटेंड करने आए थे। उसी बीच जो है कि क्या हुआ कि जनरल डायर आता है, क्योंकि जालियांवाला बाग में एंट्री और जो एग्जिट गेट था वो एक ही था, तो उस गेट को बंद कर देता है और अपने सेना को ऑर्डर देता है कि आप ओपन फायर करो, और जिसके कारण बहुत सारे जो भारतीय हैं वो मारे जाते हैं। ओके, तो जालियांवाला बाग इंसिडेंट दैट वाज गोइंग टू बी हैपन इन अमृतसर, एंड अमृतसर इज इन पंजाब, दैट इज हियर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द डांडी? डांडी दैट इज द कोस्टल टाउन ऑफ द गुजरात। ये गुजरात का क्या है? एक कोस्टल टाउन। दांडी में क्या हुआ था, तो 1930 में
12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, इस बीच जो है सॉल्ट मार्च चलाया गया है। इस बीच सॉल्ट मार्च चलाया गया है। और ये जो सॉल्ट मार्च है इसको दांडी मार्च भी कहते हैं। ये जो सॉल्ट मार्च या दांडी मार्च है वो साबरमती आश्रम से दांडी तक चला है। तो 6 अप्रैल 1930 को जो है से कि गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। और दांडी पहुंचने के बाद जो है से कि वहां पर सी वाटर को बॉयल करते हैं। और सी वाटर को बॉयल करने के बाद जो है भारत में जो सॉल्ट लॉ था या सॉल्ट टैक्स था उसको वो ब्रेक करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। उस समय कानून ये था कि सिर्फ अंग्रेज ही या ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है इंडिया में सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकता था और सॉल्ट को बेचने का काम कर सकता था। तो गांधी जी वहां पर जाते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। और सॉल्ट बनाते ही कहीं ना कहीं जो सॉल्ट लॉ था उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। और यहीं से जो है कि दिस दिस इंसिडेंट लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इस इंसिडेंट के ही साथ जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। तो दांडी दैट इज द कोस्टल टाउन ऑफ द गुजरात। इतना मैप पर तो आपको आप लोगों को इजीली याद ही हो जाएगा। चंपारण आपको बिहार में हो गया, चंपारण के बाद खेरा गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में ही है, दांडी भी गुजरात में ही है। 3 तो आपका प्लेस हो गया, 3 तो जो है से कि हो गया आपका गुजरात में ही हो गया। 3 यहाँ पर तो गुजरात में ही हो गया। अमृतसर तो जानते ही हैं, अमृतसर भी एक फेमस ही जो है से कि जगह है। तो अमृतसर पंजाब में है। तो हिस्ट्री का मैप वर्क पहले अभी भी बोले आपको कि हिस्ट्री का जो मैप वर्क है, हिस्ट्री का मैप वर्क आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, दिस इज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, दिस इज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 2 प्लेसेस ए एंड बी हैव बीन मार्क ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई देम विद द हेल्प ऑफ द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, हिस्ट्री में कुछ इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको उस प्लेस को क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। लाइक यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है कि द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। ऐसा कौन सा प्लेस है जहां पर महात्मा गांधी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। तो अभी ही हम आप लोगों को बताएं, देखिए यहाँ मार्क भी किया हुआ है। हिस्ट्री में जो होगा, हिस्ट्री का जो मैप वर्क होगा वो मैप में मार्क भी किया हुआ रहेगा। देखिए ए है, तो एक कौन सा प्लेस है जहां पर महात्मा गांधी सॉल्ट लॉ को तोड़ने का काम करते हैं, तो दैट इज दांडी। दांडी हो गया, ठीक है, दैट इज दांडी, दांडी हो गए। आगे क्या है, नेक्स्ट है कि द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927। बताइए कि 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहां पर हुआ है, तो दैट वाज गोइंग टू बी हैपन इन मद्रास। तो ये हो गया आपका मद्रास, ठीक है, मद्रास। ये आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ पर हिस्ट्री का मैप वर्क आपको कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री का मैप वर्क फिर से बोल रहे हैं कि बहुत ही जो है से कि आसान है, बहुत ही आसान है। फिर से एक बार देख लीजिए, चंपारण आपको बिहार में है, खेरा अहमदाबाद और दांडी गुजरात में है, अमृतसर आपको जो है से कि पंजाब में है। उसके बाद उससे पहले अगर आते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशन, कलकत्ता सेशन जो कि सितंबर 1920 में हुआ है, नागपुर सेशन जो कि दिसंबर 1920 में हुआ है, एंड देन मद्रास सेशन जो कि कब हुआ है, 1927 में हुआ है। यहाँ पर हिस्ट्री का जो मैप वर्क है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। वीडियो को सेव कर लीजिए, जाने से पहले एक बार इसको देख लेना है। अब हम लोग जियोग्राफी के मैप वर्क की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग हिस्ट्री का मैप वर्क कर चुके हैं और अब हम लोग जो है से कि जियोग्राफी का मैप वर्क करने वाले हैं। जियोग्राफी का जो मैप वर्क है थोड़ा बहुत लेंदी है कंपेयर टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में बहुत कम प्लेसेस को याद करने हैं और कम प्लेसेस को याद करते हुए 2 नंबर को स्कोर इजीली किया जा सकता है। वही जियोग्राफी में 3 नंबर स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट को याद करना है। हाँ, उसमें से एक फिक्स है, वो फिक्स कौन सा है, डैम वाला, कि डैम एक जनरली आता ही है। तो 8 डैम है तो 8 डैम को याद कर लेंगे तो वहाँ यहाँ भी 1 नंबर आपको हो जाएगा।
बाकी जो 2 नंबर है, 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा डेटा को आपको याद करना पड़ सकता है। रही बात सिलेबस का, तो सिलेबस तो आप लोगों को पता ही होगा कि ज्योग्राफी का मैपर का सिलेबस क्या है। हम लोग चैप्टर वाइज मैपर को कर लेते हैं। चैप्टर 1 सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, और चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इससे जो मैपर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि मेजर सॉइल टाइप को लोकेट करने के लिए, कि मेजर सॉइल टाइप मतलब ये जो मेजर सॉइल टाइप है वो कहाँ कहाँ पर है। और देखिए मैपर जो है आपको बुक में भी दिया हुआ है, और यहाँ पर मेजर सॉइल टाइप को जो है से कि शो किया गया है। पहला जो सॉइल टाइप है फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल है, देन अलुवियल है, देन रेड एंड येलो सॉइल है, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड देन एरिड सॉइल। ये सारे सॉइल हैं, और इन सारे सॉइल को यहाँ पर इंडिया के मैप पर क्या किया गया है, लोकेट किया गया है। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल की अगर बात कर लिया जाए तो हिमालय वाले रेंज में आपको फॉरेस्ट सॉइल और कह लीजिए या माउंटेनस सॉइल कह लीजिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओके, द फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल लाइज इन द रीजन ऑफ द हिमालयन माउंटेन। ओके, देन अलुवियल सॉइल की अगर बात कर लिया जाए कि अलुवियल सॉइल आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो नॉर्दर्न इंडिया का या नॉर्दर्न प्लेन जो है, नॉर्दर्न प्लेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ अलुवियल सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन जो है अलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है। नॉर्थ ईस्टर्न के भी कुछ हिस्सों में आपको अलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएंगे। देन ये सुंदरबन डेल्टा वाला रीजन हो जाता है जहाँ पर अलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएगा। फिर ईस्टर्न कोस्टल रीजन, देखिए ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, यहाँ भी आपको अलुवियल सॉइल मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो ये रीजन आपके हो गए अलुवियल सॉइल का। उसके बाद इधर भी देखिए अलुवियल सॉइल जनरली आपको वहां पर देखने को मिलेगा जहां पर कई सारे रिवर का फ्लो होता है, क्योंकि अलुवियल सॉइल रिवर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। जब रिवर का फ्लो होता है, जब माउंटेनस रीजन से रिवर निकलते हैं, तो माउंटेन पर जो रॉक होते हैं, रॉक के कुछ पार्टिकल्स को फ्रिक्शन के कारण कुछ पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट जाते हैं, जिसको सेडिमेंट कहते हैं। और फिर वही आगे चलकर जो है कि वो सेडिमेंट डिपोजिट हो जाता है, और डिपोजिट होने के बाद जो सॉइल बनता है उस सॉइल को हम लोग अलुवियल सॉइल कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि नॉर्दर्न प्लेन में तो आपको बहुत सारा रिवर देखने को मिलता ही है, इधर भी आपको कई सारे रिवर देखने को मिलते हैं। तो जहाँ जहाँ भी रिवर का फ्लो है मेजरली, वहाँ वहाँ आपको अलुवियल सॉइल देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे क्या है, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, इसका कलर चेंज होता है, कभी रेड रहता है तो कभी येलो रहता है। तो ये आपको जो है से कि पेनिनसुलर इंडिया का ईस्टर्न घाट वाला रीजन हो गया, पेनिनसुलर इंडिया का ईस्टर्न घाट वाला रीजन, और फिर पेनिनसुलर इंडिया का वेस्टर्न घाट वाला रीजन में आपको जो है रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया का पार्ट हो गए, यहाँ भी आपको बड़े हिस्से हैं, बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पर आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो दीज आर द रीजन ऑफ द रेड एंड येलो सॉइल। ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल आपको पता है कि डेक्कन प्लेट्यू इज नोन फॉर द ब्लैक सॉइल। डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू इज नोन फॉर द ब्लैक सॉइल। और ये डेक्कन प्लेट्यू में जो ब्लैक सॉइल होता है, इस ब्लैक सॉइल में कॉटन को ग्रो किए जाते हैं। ब्लैक सॉइल इज नोन फॉर द ग्रोइंग ऑफ द कॉटन। कॉटन यहाँ पर बहुत अच्छे, मतलब अच्छी क्वालिटी में कॉटन को आप ग्रो कर सकते हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू इज नोन फॉर द ब्लैक सॉइल। अब है लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल बहुत कम हिस्सों में आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिल जाएगा। लेटराइट सॉइल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, देन यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, लेटराइट सॉइल यहाँ पर। लेटराइट सॉइल की फॉर्मेशन क्यों होती है, तो इंटेंस लीचिंग के कारण।
लेटराइल सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू इंटेंस लीचिंग। इंटेंस लीचिंग क्या है? तो जब हेवी रेनफॉल होता है और हेवी रेनफॉल होने के कारण सॉइल के जो ऊपरी परत होते हैं बहुत बड़ी अमाउंट में बहुत जो है वो वॉश अवे हो जाते हैं, माने एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाते हैं। उस प्रोसेस को ही हम लोग इंटेंस लीचिंग कहते हैं, और जिसके कारण जो एक नया सॉइल जो बनता है उस सॉइल को हम लोग लेटराइट सॉइल कहते हैं। इंटेंस लीचिंग के कारण बनता है, जो कि यहाँ पर हेवी रेनफॉल होते हैं। हेवी रेनफॉल का इम्पेक्ट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और जिसके कारण सॉइल की ऊपरी परत जो है वॉश अवे हो जाता है, और जो सॉइल बचता है उसको हम लोग लेटराइट सॉइल कहते हैं। देन द लास्ट वन दैट इज द एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल है, तो एरिड सॉइल तो इंडिया के एरिड रीजन में, तो इंडिया का एरिड रीजन या डेजर्ट रीजन कौन सा है? तो राजस्थान के कुछ हिस्से हो गए। राजस्थान का जो थारवाला जो रीजन है दैट इज द रीजन ऑफ द एरिड, सो एरिड सॉइल यू विल गेट देयर। एरिड सॉइल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया चैप्टर 1 से मेजर सॉइल टाइप को लोकेट करना। चैप्टर 2 से कोई मैप वर्क नहीं है। उसके बाद जो मैप वर्क है वो चैप्टर 3 से है, वाटर रिसोर्स। और ये जो मैप वर्क है ये मैप वर्क आपको VVI है, और यहाँ पर 8 डैम दिए हुए हैं। इन 8 डैम को जो है मैप में लोकेट करने के लिए पूछा जा सकता है। 8 में से कोई एक, 8 नहीं 8 में से कोई एक, लाइक सलाला डैम हो गए, भाखड़ा नांगाल डैम हो गए, तेहरी डैम, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुना सागर डैम हो गए, एंड देन तुंगभद्रा डैम हो गए। ये 8 डैम में से कोई एक डैम पूछा, एकदम कंफर्म जा सकता है कि ये डैम कहाँ पर है। ठीक है, ये VVI ही समझिए, हिस्ट्री वाला और ये वाला VVI आपको है। ये तो एकदम 100% कहाँ है और किस स्टेट में है एकदम याद करके जाइएगा। बाकी अगर याद नहीं हो रहा तो कम से कम देख कर जाइएगा कि ये सब चीज़ें यहाँ है। ओके, तो एक एक कर यहाँ देख लेते हैं। लाइक कि सलाला डैम, सलाला डैम कहाँ है? तो सलाला डैम आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल जाता है। सलाला डैम इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। देन भाखड़ा नांगल, तो भाखड़ा नांगल की अगर बात कर लिया जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, देन तेहरी डैम की अगर बात कर लिया जाए तो ये उत्तराखंड में है। बिल्कुल सीरीज वाइज ही है, आप चाहे तो सीरीज वाइज ही चीज़ों को याद करें, ऊपर से नॉर्थ टू साउथ की ओर जो है ये सब चीज़ों को लोकेट किए हैं। ओके, देन राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप कहाँ से बिलोंग करते थे? तो राणा प्रताप राजस्थान के मेवाड़ वाले रीजन से बिलोंग करते हैं। तो राणा प्रताप सागर आपको राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिल जाएगा। देन सरदार सरोवर, सरदार सरोवर आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो सरदार सरोवर आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। सरदार सरोवर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जो है से कि ये डैम बनाया गया, सरदार सरोवर डैम। ओके, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएंगे। फिर 6 नंबर हीराकुड, तो हीराकुड आपको देखने को कहाँ पर मिल जाएगा? तो हीराकुड यू विल गेट हीराकुड इन द उड़ीसा। उड़ीसा में आपको हीराकुड देखने को मिल जाएगा। देन नागार्जुना सागर की अगर बात कर लिया जाए तो ये आपको तेलंगाना में देखने को मिल जाता है। एंड लास्ट वन तुंगभद्रा दैट इज लोकेटेड इन द कर्नाटका, वो कर्नाटका में लोकेटेड है। तो ये आपको सारा मैप हो गया डैम से रिलेटेड। एकदम डिट्टो सबको याद कर लेना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सलाला डैम आपको जम्मू एंड कश्मीर में है, सलाला डैम आपको जम्मू एंड कश्मीर में है, भाखड़ा नांगल आपको हिमाचल प्रदेश में है, तेहरी डैम आपको जो है कि उत्तराखंड में है, राणा प्रताप सागर आपको जो है कि राजस्थान में है, सरदार सरोवर डैम आपको गुजरात में है, हीराकुड आपको जो है कि उड़ीसा में है। देन आपको नागार्जुना सागर की अगर बात कर लिया जाए तो तेलंगाना में है, और तुंगभद्रा की अगर बात कर लिया जाए तो दैट इज लोकेटेड इन द कर्नाटका। तो इसी सीरीज वाइज जो है आप चीज़ों को याद कर लीजिए। चैप्टर 3 से बस यही मैप वर्क है, इसके अलावा कोई मैप वर्क नहीं है। अब हम लोग चैप्टर 4 देख लेते हैं। चैप्टर 4 से जो मैप वर्क है, चैप्टर 4 से 2 मैप वर्क है। पहला जो मैप वर्क है कि मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया और वीट प्रोड्यूसिंग एरिया को जो है कि देख लेना है कि कौन सा ऐसे एरिया है
जहाँ पर राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा है, इंडिया का कौन सा एरिया है जहाँ पर राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और इंडिया का कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या देखने हैं, उसके बाद मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ, कौन सा ऐसा स्टेट है जो नंबर 1 है शुगर केन के रिगार्डिंग, नंबर 1 कौन सा है, या टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट, ये सब का जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेट इंडिया में है जो सबसे नंबर 1 पर है, या जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये कर लेना है, ये ज्योग्राफी चैप्टर 4 का मैप वर्क है। पहला आपको मेजर राइस और व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया को लोकेट करना है। तो देख लीजिए, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग जो एरिया है, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया ये दिए गए हैं। ये एरिया जो है मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया, ये सारा जो एरिया आपको है मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है। देख रहे हो कि ये 2 कलर से दिखाया गया है, एक थोड़ा डीप है एक थोड़ा लाइट है। इसमें भी बताया गया कि जो मेजर एरिया कौन सा है, मेजर स्टेट कौन सा है जहाँ पर राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो यूपी हो गया, यूपी हो गया। यूपी के बाद आपको जो है जैसे कि बिहार हो गया, तो यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद क्या बोला गया, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, दिस इज द वेस्ट बंगाल। एंड देन उड़ीसा हो गया, दिस इज द उड़ीसा। एंड देन आपको आंध्र प्रदेश हो गया, एंड देन आपको तमिलनाडु हो गया। ये सब अब देखिए तो पूरा लोकेट किया गया है, लेकिन इसमें भी पार्टिकुलरली बात किया गया कि ये सब स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसमें भी नंबर 1 कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। तो ये एरिया हो गए, दीज आर द एरिया ऑफ द राइस प्रोड्यूसिंग, दीज आर द एरिया ऑफ द राइस प्रोड्यूसिंग एंड दीज आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब व्हीट को देख लेते हैं, कौन से जो एरिया है जहां पर व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ भी 2 कलर से, एक कलर थोड़ा डीप है और एक कलर थोड़ा लाइट है। देखिए ये जो रीजन है डीप वाला है, यहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा है। और ये जो एरिया है ये एरिया आपका लाइट वाला है, यहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन थोड़ा कम है। व्हीट का प्रोडक्शन है लेकिन कंपेयर टू दिस वन यहाँ पर थोड़ा कम है। माइनर एरिया हो गए और ये मेजर एरिया। ओके, तो दीज आर द, ये भी एरिया है माइनर में ही आते हैं। ये एरिया हो गए व्हीट प्रोड्यूसर का, कि ये एरिया है जहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन होता है। अब बात कर लिया जाए स्टेट की, बात कर लिया जाए पार्टिकुलरली स्टेट की बात कर लिया जाए कि कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो पंजाब हो गए, पंजाब हो गया आपका। देन आपको जो है से कि पंजाब हो गया, पंजाब के बाद हरियाणा हो गया, पंजाब हरियाणा हो गया। देन यूपी हो गया, देन एमपी हो गया, एंड देन राजस्थान हो गया। तो ये मेजर जो है व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, दीज आर द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। ओके, अब है कि विच आर, देखिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ, कौन कौन से ऐसे स्टेट को यहाँ पार्टिकुलरली लोकेट करना है कि कहाँ पर शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो कहाँ पर टी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो कॉफ़ी हो गए, रबर हो गए, कॉटन हो गए, जूट हो गए। यहाँ पर पार्टिकुलरली स्टेट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेट जो है वो नंबर 1 है शुगर केन के प्रोडक्शन में। तो देख लेते हैं शुगर केन के रिगार्डिंग, यहाँ पर बोला गया कि शुगर केन, सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, यूपी में। सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, यूपी में। शुगर केन के बाद टी है, टी का सबसे ज़्यादा जो है से कि प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, तो आसाम में हो रहा है। आसाम इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। देन कॉफ़ी की अगर बात कर लिया जाए तो कॉफ़ी में नंबर 1 आपको जो है से कि कर्नाटका है। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। उसके बाद रबर की बात कर लिया जाए तो रबर में आपको केरला है, रबर में नंबर 1 पर आपको केरला है। कॉटन में आपको जो है से कि गुजरात हो गए, और अगर जूट की बात कर लिया जाए तो वेस्ट बंगाल हो गए।
तो ये सब कुछ स्टेट है जिस स्टेट को लोग मतलब आपको पता होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये मैप वर्क है, लेकिन ये लोकेट करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं। चलिए अब हम लोग चैप्टर 5 के मैप वर्क को देख लेते हैं। और चैप्टर 5 से जो मैप वर्क है, चैप्टर 5 से मैप वर्क थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ मिनरल्स में कुछ आयरन और माइंस को शो करने हैं, लाइक दिस वन। देन कुछ कोल माइन को शो करने हैं, एंड देन there are some oil fields that we have to locate on the outline of the India political map। और फिर कुछ पावर प्लांट हो जाते हैं, और पावर प्लांट में भी दो कैटेगरी है, कुछ थर्मल पावर प्लांट दिए गए हैं और कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट दिए गए हैं। तो चैप्टर 5 जो मिनरल और एनर्जी रिसोर्स है, यहाँ पर मैप वर्क थोड़ा ज़्यादा है। एक एक कर हम लोग सबको देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आयरन और माइन दिए गए हैं। आयरन और माइन में देखिए पहला आपका मयूरभंज है, और मयूरभंज कहाँ पर है, तो उड़ीसा का बिल्कुल ही नॉर्दर्न पार्ट में है मयूरभंज। आयरन और माइन में आपको 5 आयरन और माइन लोकेट करने के लिए आ सकते हैं, मयूरभंज, दुर्ग, बैलाडीला, बेलारी एंड कुद्रेमुख, ठीक है। और मयूरभंज कहाँ है, तो मयूरभंज इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द उड़ीसा। देन व्हाट अबाउट द दुर्ग, तो दुर्ग और जो बैलाडीला है, दुर्ग एंड द बैलाडीला इज लोकेटेड इन द छत्तीसगढ़। दुर्ग एंड बैलाडीला इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। बैलाडीला जो हो गया आपका छत्तीसगढ़ का साउदर्न पार्ट में, और दुर्ग हो गया छत्तीसगढ़ के मिडल पार्ट में। देन बेलारी की अगर बात कर लिया जाए कि बेलारी आयरन और माइंस कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाता है ऑन द बॉर्डर ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसके बिल्कुल बॉर्डर वाले रीजन में है, ये बिल्कुल बॉर्डर वाले रीजन में है। बेलारी आपको हो गया, और बेलारी के बाद फिर कुद्रेमुख है, तो कुद्रेमुख इज लोकेटेड इन द कर्नाटका। कुद्रेमुख आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको 5 जो है से कि आयरन और माइंस है, जिसको आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप पर क्या हो सकते हैं, लोकेट करने के लिए आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देन कुछ अब कोल माइन है। देन यहाँ पर कोल माइन है। कोल माइन में रानीगंज है, बोकारो है, तालचेर है एंड नेवेली है। तो रानीगंज कहाँ पर है, तो रानीगंज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। रानीगंज यहाँ पर वेस्ट बंगाल में हो गया। कोल माइन यहाँ पर आपको शो करना है कोल माइन, तो कोल माइन में आपको रानीगंज जो कोल माइन है वो वेस्ट बंगाल में है। बोकारो जो कोल माइन है वो आपको कहाँ पर है, झारखंड में है। बोकारो इज लोकेटेड इन झारखंड, बोकारो आपको झारखंड में है। देन तालचेर की बात कर लिया जाए तो तालचेर आपको हो जाता है उड़ीसा में। देन नेवेली की बात कर लिया जाए तो नेवेली इज लोकेटेड इन द व्हाट, तमिलनाडु। नेवेली इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। इससे पहले में भी आप देख रहे थे, लाइक इसके पहले में भी आप देख रहे थे कि उड़ीसा में जो है से कि मयूरभंज भी है। अगर उड़ीसा में देखा जाए तो मयूरभंज भी है, और यहाँ भी आप क्या देख रहे हो कि उड़ीसा में एक और है तालचेर कोल माइन भी। तालचेर कोल माइन हो गया, तालचेर कोल माइन हो गया, एंड देन जो है कि मयूरभंज हो गया। ये दोनों आपको कहाँ पर है, उड़ीसा में ही भी हैं, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। कोल माइन हो गया। कोल माइन के बाद आपको ऑयल फील्ड्स। अगर ऑयल फील्ड्स की अगर बात कर लिया जाए तो ऑयल फील्ड्स को देख लेते हैं। डिगबोई हो गया, नहरकटिया हो गया, मुंबई हाई हो गया, बेसिन हो गया, कैलोल हो गया एंड अंकलेश्वर हो गया। तो ऑयल फील्ड में डिगबोई और जो नहरकटिया है, डिगबोई एंड नहरकटिया इज लोकेटेड इन आसाम। डिगबोई और नहरकटिया आसाम में लोकेटेड है। डिगबोई एंड नहरकटिया इज लोकेटेड ऑन आसाम।
आप चाहे तो देखिए, आप एक ही मैप ले लीजिए और एक ही मैप में आप आयरन और माइन को भी लोकेट कर लीजिए, कोल माइन को भी जो है कि लोकेट कर लीजिए, और आप चाहें तो उसमें ऑयल फील्ड्स को भी लोकेट कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन वे में लोकेट कर सकते हैं, लोकेट कर कर याद कर सकते हैं। हम मैपिंग जरूर कीजिएगा, मैप का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तब जो है आपको चीज़ें याद हो जाएगा, और मतलब याद हो जाएगा और लंबे समय तक वो दिमाग में थोड़ा रहेगा भी। प्रैक्टिकल रिवीजन करने का जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट ये होता है। देन तो डिगबोई और नहरकटिया तो हो गया। मुंबई हाई और बेसिन की बात कर लिया जाए तो मुंबई हाई और बेसिन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। डैट इज द कोकन कोस्ट के बिल्कुल है जो है कि वेस्टर्न पार्ट में, टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कोकन कोस्ट। देन अंकलेश्वर और कालोल की बात कर लिया जाए तो डैट इज लोकेटेड इन गुजरात, वो गुजरात स्टेट में है। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए अब कुछ यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट है, और थर्मल पावर प्लांट के बाद क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल एंड थर्मल के बाद क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में नामरूप है, सिंगरौली है, रामागुंडम है। देन न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर लिया जाए तो नरौरा है, ककरापरा है, तारापुर है एंड कलपक्कम है। तो नामरूप कहाँ है, नामरूप थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन असम। सिंगरौली की बात कर लिया जाए तो सिंगरौली आपको एमपी में देखने को मिल जाएगा। एंड रामागुंडम की अगर बात कर लिया जाए तो रामागुंडम इज लोकेटेड इन द तेलंगाना। ये आपका हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज आपको थर्मल पावर प्लांट, ये आपको थर्मल पावर प्लांट हो गया डेट साइड। अब अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर लिया जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में नरौरा आपको यूपी में देखने को मिल जाएगा, ककरापरा आपको जो है कि गुजरात में देखने को मिल जाएगा, तारापुर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा, और कलपक्कम जो है आपको देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु में। दैट्स अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, दैट्स अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये आपको हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलिए अब यहाँ पर चैप्टर 5 खत्म हो गया। अब हम लोग चैप्टर 6 की ओर अगर बढ़ते हैं, और चैप्टर 6 में अगर देखते हैं तो चैप्टर 6 से क्या क्या मैप वर्क है। तो चैप्टर 6 में कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लोकेट करना है। लाइक मुंबई के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए आ सकते हैं, इंदौर हो गए, सूरत हो गए, कानपुर हो गए, एंड देन कोयम्बटूर हो गया। ओके, तो कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए आ सकता है। देन आयरन एंड स्टील प्लांट जो दुर्गापुर में है, बोकारो में है, जमशेदपुर में है, भिलाई में है, विजयनगर में है एंड सालेम में। देन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात कर लिया जाए तो ये सब कुछ रीजन है जहां पर आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो मैप वर्क है, मैप वर्क में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए आ सकते हैं, आयरन एंड स्टील प्लांट आ सकता है, अदरवाइज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को लोकेट करने के लिए पूछे जा सकते हैं। चलिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि कहाँ कहाँ पर है, कानपुर में है, इंदौर में है, सूरत में है, मुंबई में है एंड देन कोयम्बटूर में है। तो कानपुर पता ही है कि कानपुर कहाँ पर है, तो कानपुर इज लोकेटेड इन यूपी, कानपुर आपको यूपी में है। और कानपुर के बाद बात कर लिया जाए इंदौर, तो इंदौर भी आपको पता है कि इंदौर इज लोकेटेड इन एमपी, इंदौर आपको जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। देन सूरत की बात कर लिया जाए तो सूरत आपको जो है कि गुजरात में है, मुंबई तो जानते ही हैं महाराष्ट्र में है। कोयम्बटूर की बात कर लिया जाए तो कोयम्बटूर आपको कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये आपको हो गए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये वो रीजन है जहां पर जो है एक वेल डेवलप कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप किया गया है। लाइक कानपुर में आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगा, देन इंदौर में आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगा लार्ज नंबर में, सूरत हो गए, मुंबई हो गए एंड कोयम्बटूर हो गए।
ये सब वैसे रीजन है जहां पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल ही वेल डेवलप देखने को मिलते हैं। आयरन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में बोकारो है, दुर्गापुर है, जमशेदपुर है, भिलाई है, विजयनगर है एंड देन सालेम है। ओके, तो बोकारो, सबसे पहले बोकारो, तो बोकारो कहाँ है? तो बोकारो आपको हो गया झारखंड में। बोकारो इज लोकेटेड इन झारखंड, दुर्गापुर इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर इज लोकेटेड इन ऑल्सो झारखंड। तो बोकारो और जमशेदपुर कहां पर हो गया? झारखंड में। बोकारो एंड जमशेदपुर आयरन इंडस्ट्रियल प्लांट्स इज लोकेटेड इन झारखंड, देन दुर्गापुर इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, देन इफ यू टॉक अबाउट द भिलाई, तो भिलाई इज लोकेटेड इन द छत्तीसगढ़, भिलाई आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा। देन विजयनगर, तो विजयनगर आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा एंड सलेम इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। आप देख रहे होंगे कि कुछ स्टेट जो है बहुत ही कॉमन है, लाइक कर्नाटका में भी बहुत सारा चीज आपको देखने को मिल जा रहा है, तमिलनाडु में भी ऐसे, ये सब कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर चाहे आयरन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री हो या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या कुछ ऑयल फील्ड्स हो, ये सब चीजें जो आपको देखने को मिल जा रहा है। तो आप चाहे तो स्टेट वाइज भी चीजों को याद कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, आगे क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दिए गए हैं, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या है? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वैसे रीजन को बोला जाता है जहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो है जैसे कि हब सेंटर होता है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे गुड्स को मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उस रीजन को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ओके, तो नोएडा, तो नोएडा कहाँ पर है? तो नोएडा आपको यूपी का वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिल जाएगा। ग्रेटर नोएडा का भी नाम सुने होंगे, तो ये बिल्कुल दिल्ली के पास ही है, लेकिन यूपी के क्या है, वेस्टर्न पार्ट में है। गांधीनगर, गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो गांधीनगर, दैट्स द कैपिटल ऑफ गुजरात, तो गांधीनगर इज लोकेटेड इन गुजरात। देन मुंबई एंड पुणे की बात कर लिया जाए तो ये दोनों जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है दैट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, और ये बिल्कुल दोनों आसपास ही हैं। हैदराबाद, तो हैदराबाद तेलंगाना में है। बेंगलुरु की बात कर लिया जाए तो बेंगलुरु कर्नाटका में है। देन चेन्नई की बात कर लिया जाए तो चेन्नई तमिलनाडु में है। एंड देन द लास्ट वन आपका हो गया क्या? तिरुवनंतपुरम हो गया, तो दैट इज लोकेटेड इन केरला। तिरुवनंतपुरम दैट इज लोकेटेड इन केरला। मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को याद करना बहुत ही आसान है। नोएडा हो या गांधीनगर हो, मुंबई हो, पुणे हो, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो या तिरुवनंतपुरम हो, सबको अगर एक बार देख लीजिएगा तो एक बार देखने से ही सारा जो है, क्योंकि जो सारे प्लेसेस हैं ये सारे प्लेसेस पहले से ही फेमस हैं और वेल नोन होते हैं और अमूमन जो है इसकी चर्चा की जाती है। ओके, नाउ चैप्टर 7। चैप्टर 7 से जो मैप वर्क है, चैप्टर 7 से मैप वर्क क्या है? चैप्टर 7 दैट्स द लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, दैट्स द लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। और यहाँ से देखिए, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क आ रहा। चैप्टर 7 से सिर्फ मैप वर्क आ रहा, बाकी कोई चीज नहीं आ रहा। और मैप वर्क में यहाँ पर मेजर सी पोर्ट लोकेट करने के लिए आ सकता है, अदरवाइज क्या आ सकता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेट करने के लिए आ सकता है। यहाँ लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में दो तरह का मैप वर्क है, एक तरफ मेजर सी पोर्ट है तो दूसरे तरफ क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सी पोर्ट है, वो एयरपोर्ट है। दिस इज सी पोर्ट एंड दिस इज एयरपोर्ट, ठीक है, दोनों पोर्ट ही है, लेकिन ये सी पोर्ट है, वो एयरपोर्ट है।
चलिए सबसे पहले हम लोग मेजर सी पोर्ट्स को देख लेते हैं। मेजर सी पोर्ट को सबसे पहले लोकेट और लेबलिंग कर लेते हैं। कांडला, कांडला इज लोकेटेड इन गुजरात, पहला कांडला। कांडला के बाद क्या है, मुंबई। इसको याद नहीं करना, मुंबई आप जानते हो कि कहाँ है, तो कांडला को याद कर लीजिए, मुंबई तो आपको पता ही है। देन मरमगांव, मरमगांव इज ऑल्सो लोकेटेड इन महाराष्ट्र। मुंबई जो है महाराष्ट्र के नॉर्दर्न पार्ट में है और मरमगांव जो है महाराष्ट्र के साउदर्न पार्ट में। ओके। देन न्यू मैंगलुरु की अगर बात कर लिया जाए तो न्यू मैंगलुरु आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कर्नाटका में। तो याद रखिएगा कर्नाटका का कैपिटल जो बेंगलुरु हो गया, तो न्यू मैंगलुरु, तो बेंगलुरु और मैंगलुरु दोनों जो है कहाँ पर है, कर्नाटका में ही। ओके। देन कोची, अगर कोची की बात कर लिया जाए तो कोची इज लोकेटेड इन केरला, कोची आपको केरला में देखने को मिल जाएगा। देन तूतीकोरिन, तूतीकोरिन आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तूतीकोरिन इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के साउदर्न पार्ट में देखने को मिल जाएगा। एंड देन चेन्नई, तो चेन्नई यू नो अबाउट द चेन्नई, चेन्नई इज लोकेटेड इन द तमिलनाडु बट इट इज एग्जिस्टेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। देन विशाखापत्तनम, तो विशाखापत्तनम आपको उड़ीसा में है। देन पारादीप, तो पारादीप भी आपको जो है से कि पारादीप उड़ीसा में है, ये सॉरी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, सॉरी विशाखापत्तनम इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड पारादीप इज लोकेटेड इन उड़ीसा। एंड देन हल्दिया की बात कर लिया जाए तो हल्दिया आपको कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। एक्चुअली ये थोड़ा लंबा सा है, आंध्र प्रदेश का जो मैप है वो आंध्र प्रदेश का मैप ये है, दिस इज द मैप ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके। और ये आपको हो गया उड़ीसा का मैप, क्योंकि पास में है, सो दैट्स वाई। ओके। देन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अमृतसर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया एंड देन हैदराबाद हो गया। दीज आर द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ द इंडिया। एंड अमृतसर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलता है वो राजा सांसी देखने को मिलता है, राजा सांसी। राजा सांसी आपको पूछा जाएगा या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पूछा जाएगा, क्योंकि अमृतसर में जो एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट, देखिए ये तो एयरपोर्ट इस स्टेट में है, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी जो है नेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो यू हैव टू लोकेट दिस इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट इन द दिल्ली, आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो राजा सांसी इन द अमृतसर, इंदिरा गांधी इज इन द दिल्ली, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज इन दिल्ली। देन छत्रपति शिवाजी नेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन वेयर, मुंबई हो गया। देन मिनमबक्कम इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना। देन राजीव गांधी एयरपोर्ट की अगर बात कर लिया जाए तो ये आपका हो गया तमिलनाडु के नॉर्दर्न पार्ट में। एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट की बात कर लिया जाए तो दैट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, दैट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर आपका जो है से कि टोटल मैप क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। या यू हैव, यहाँ पर लास्ट पेज की ओर हम लोग आ चुके हैं। सारे मैपर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है और उम्मीद है कि आप इस मैप पोर्शन में 5 आउट ऑफ 5 जो है से कि करेक्ट करिए और इसमें भी आपको 5 नंबर मिले। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने